तो वेलकम बैक। तो आज जो लेक्चर है उसमें 16.1 हम लोग डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो एक्चुअल जो डाइजेस्टिव सिस्टम है तो वर्क उसमें होता क्या क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम में आता क्या क्या है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ग्लैंड्स वो होते हैं जिनमें एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं। एंजाइम्स सम सॉर्ट ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, जो किसी एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल में ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जैसे डाइसैकेराइड्स हैं, तो ये बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं और डाइसैकेराइड मोनोसैकेराइड में बदल जाता है। तो ये कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है वो ये मैक्रो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो माइक्रोमोलिक्यूल्स में डाइजेस्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइजेशन। जस्ट लाइक अगर हम बात करें लाइपेज, तो फैट को डाइग्लिसराइड एंड देन मोनोग्लिसराइड में बदल देता है। लाइपेज, एमाइलेज, न्यूक्लियस, प्रोटीएज। तो जैसे जस्ट लाइक प्रोटीएज है तो प्रोटीएज प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, ठीक है, सिंपल फॉर्म में। तो ग्लैंड्स जो होती हैं वो वही चीज होती है कि ग्लैंड्स का बेसिकली जो सिक्रेशन होता है वो फूड को ज़्यादा बड़े पार्टिकल से छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करता है, जिससे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाए, हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें एलिमेंट्री कैनाल, तो एलिमेंट्री कैनाल जो होती है, एलिमेंट्री कैनाल begins with an anterior opening, the mouth, and it opens out posteriorly through the anus। तो बात अगर हम लोग करें वर्डिंग की, तो एंटीरियर जो है और पोस्टीरियर है। एक्चुअली एंटीरियर और पोस्टीरियर का मतलब होता है कि एंटीरियर यानी कि अग्रभाग का या आगे का, इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, और पोस्टीरियर जो होता है वो होता है पीछे का। पोस्टीरियर यानी कि बैक ऑफ या पीछे का, और जो एंटीरियर होता है वो होता है इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, यानी कि आगे का। तो एक्चुअली ये है हमारे पास एंटीरियर और ये है हमारे पास पोस्टीरियर। तो वो कह रहा है कि जो एंटीरियर ओपनिंग जो होती है, जो माउथ की होती है एक्चुअली, ठीक है, तो ये जो ओपनिंग है माउथ की जहां से हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, ये माउथ, और जो पोस्टीरियरली थ्रू द एनस। तो ये जो एनस होता है, मॉर्निंग में जब फ्रेश होने जाते हो तो ये यहाँ पर जो एनस होता है, ठीक है, तो वो पोस्टीरियरली जो हमारी ओपनिंग होती है एलिमेंट्री कैनाल की, तो वो होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, द माउथ लीड्स टू द बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा माउथ है, अब जस्ट लाइक हमने इंजेस्ट किया, खाना खाया, तो ये जो खाना हमारे माउथ में रहता है ये होता है हमारी ओरल कैविटी, या इसी ओरल कैविटी को हम लोग बोलते हैं बक्कल कैविटी। तो जो बेसिकली जो बक्कल है, ठीक है, उसका मतलब होता है माउथ रिलेटेड, मुंह से संबंधित। तो बक्कल कैविटी यानी कि माउथ कैविटी। द ओरल कैविटी हैज अ नंबर ऑफ टीथ। सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा जो माउथ होता है उसमें जो स्पेस जो खाली होता है वो हमारी कैविटी होती है, ठीक है, यानी कि माउथ कैविटी या ओरल कैविटी। मुंह का जो बचा हुआ स्पेस होता है, दांत वांत जबड़ा बड़ा छोड़ छाड़ के जो जहाँ हम लोग खाना रखते हैं, हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, जहाँ हमारी जीभ है, जहाँ हमारा पूरा, यानी कि कुल मिला के जो स्पेस होता है अपर जा और लोअर जा के बीच का जो स्पेस होता है उसी को बोलते हैं हम लोग ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी। तो सभी लोग जानते हैं कि जो ओरल कैविटी होता है उसमें बहुत सारे टीथ होते हैं, जीभ भी होती है, बाद बाकी और जो मस्कुलर ऑर्गन्स होते हैं वो भी होते हैं, ठीक है। तो ओरल कैविटी हैज अ नंबर ऑफ टीथ, बहुत सारे टीथ होते हैं, एंड अ मस्कुलर टंग, एक जीभ होती है। ईच टूथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन्स। अगर हम डेंटिशन की बात करें, डेंटिशन का मतलब है कि हमारा जो बॉडी है, ठीक है, तो उसमें डेंटिशन कितने कितने तरीके के होते हैं। तो डेंटिशन की अगर हम बात करें तो एक तो हमारा होता है थैकोडोंट, दूसरा होता है डायफियोडोंट, और तीसरा होता है हेट्रोडोंट। कहने का मतलब ये है, अब जैसे थैकोडोंट की अगर हम बात करें, तो थैकोडोंट एक्चुअली जो होता है, जस्ट लाइक हमारे ये टीथ हैं, तो ये जो हमारा टीथ है एक्चुअली, तो इसमें जो सॉकेट्स होते हैं, ये जो सॉकेट्स हैं, जहां पर जो हमारा जो दांत है वो फंस जाता है। तो सांचे मान लो, जैसे हम लोग कोई भी चीज बनाते हैं, ईंट बनती है या कोई भी जैसे गुजिया बनाते हो, घर पर बनाते हो, तो सांचे में हम लोग जो आटा या जो मैदा होती है उसको रख के हम लोग दबा देते हैं, तो वो एक सांचा जो होता है ना, तो उसमें वैसे ही एक सॉकेट्स होते हैं, सांचे होते हैं, ठीक है, उसमें ये जो दांत होता है वो फिक्स्ड होता है। तो ये होता है ये जो डेंटिशन होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं थैकोडोंट।
डेंटिशन, ठीक है। नाउ मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स फाउंड 2 सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ। अब इसका मतलब क्या है 2 सेट्स ऑफ टीथ? तो 2 सेट्स ऑफ टीथ का मतलब है जैसे जो डाइफ्योडोंट, तो जैसे कोई भी बच्चा होता है उसका एक तो मिल्क टीथ होता है, इसी मिल्क टीथ को हम लोग डेसिडुअस टीथ से भी बोलते हैं, ठीक है। तो मिल्क टीथ या डेसिडुअस टीथ्स या फिर हम लोग बोलते हैं टेम्पररी टीथ्स। जो नेक्स्ट होता है वो होता है परमानेंट, परमानेंट टीथ या एडल्ट टीथ। तो वही लिखा है 2 सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, अ सेट ऑफ टेम्पररी मिल्क टीथ। टेम्पररी इसलिए लगाया गया है क्योंकि जो दांत होते हैं, जो मिल्क टीथ होते हैं वो गिर जाते हैं, रिप्लेस कर देते हैं जो एडल्ट टीथ होते हैं वो। तो जब एडल्ट टीथ निकलना शुरू होते हैं उससे पहले जो दूध वाले दांत होते हैं वो गिर जाते हैं, और उसके बाद भी अगर परमानेंट जो टीथ है अगर टूट टाट के गिर जाए, जो परमानेंट टीथ गिर जाए तो फिर वो कोई दोबारा दांत नहीं आता है। लेकिन अगर मिल्क टीथ कैसे भी टूट के गिर जाए या कैसे भी यानी कि जो गिर जाते हैं उसके बाद परमानेंट डेंटिशन आता है। तो यही 2 तरीके के जो दांत होते हैं, एक तो हमारा ये मिल्क टीथ और ये परमानेंट टीथ, ये 2, क्योंकि डाई जो फियोडोंट है उसके नाम में ही क्या आया डाई, और डाई का मतलब क्या होता है 2। तो 2 तरीके के दांत होते हैं, मिल्क और परमानेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उसमें लिखा है An adult human has 32 permanent teeth which are of 4 types। तो हेट्रोडोंट की अगर हम बात करें तो हेट्रोडोंट, ये जो हेट्रोडोंट है एक्चुअली, तो हेट्रोडोंट का मतलब, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट, भिन्न भिन्न। तो जैसे हम लोगों का जो दांत होते हैं वो सभी दांत एक जैसे नहीं होते, तो सभी और मोस्टली जो दांत होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इंसिजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर एंड मोलर। हमारे पास ये 4 तरीके के दांत होते हैं। द फर्स्ट वन इज इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर एंड मोलर। तो इनकी दांतों की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि इंसीजर्स जो होते हैं, अब जैसे हम डेंटल फार्मूला की बात करें तो वहां पर होता है 2 1 2 3, ये डेंटल फार्मूला होता है ह्यूमन का, एडल्ट का, ठीक है। अब इसमें जो 2, ये अपर जा, ये हाफ जा का है, ठीक है, आधे जबड़े का, ये ऊपर का और ये नीचे का, यानी कि आधा आधा। तो जस्ट लाइक दैट अगर हम बात करें तो 2 1 2 3, तो ये जो पोर्शन है, ये जो 2, ये है हमारे पास इंसीजर्स, ठीक। नेक्स्ट वन अगर हम देखें, ये जो 1 1 है, ये है हमारे पास कैनाइन्स। टीयरिंग वाली जो पार्ट होते हैं जिससे हम लोग चीरा फाड़ी करते हैं, तो मोस्टली जो कार्निवोर्स एनिमल्स होते हैं उनके जो कैनाइन्स होते हैं वो बहुत पहने होते हैं, नुकीले होते हैं। फ्लैश ईटिंग एनिमल्स जो होते हैं, जो मांस खाते हैं वो, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज अगर हम देखें तो मोलर, प्रीमोलर, ये जो 2 2 है ये है हमारे पास प्रीमोलर, और द नेक्स्ट वन इज जो 3 3 है, ये है हमारे पास मोलार। तो हमारे पास 4 तरीके के दांत होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब नंबर अगर हम बात करें तो ये आधे जा का है। तो टोटल नंबर ऑफ टीथ अगर हम बात करें पूरे यानी कि अपर एंड लोअर जा दोनों को मिला के, तो इंसीजर्स होते हैं 8, कैनाइन्स होते हैं 4, प्रीमोलर्स होते हैं 8 एंड मोलर होते हैं 12, एंड द टोटल नंबर ऑफ टीथ इज 8 8 16 12 28 4 32 32 टाइप्स ऑफ टीथ्स, ओके। तो ये डेंटिशन समझ में आ गया होगा। थेकोडोंट का मतलब जो दांत होते हैं वो सॉकेट्स में फंसे हुए होते हैं, सांचे में फंसे हुए होते हैं, वो होता है जो वो डेंटिशन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं थेकोडोंट। डायफियोडोंट यानी कि 2 तरीके के दांत होते हैं, एक तो एडल्ट टीथ और दूसरा मिल्क टीथ या परमानेंट मिल्क टीथ या टेम्पररी टीथ। नेक्स्ट वन इज हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट का मतलब होता है जो अलग अलग तरीके के जो दांत होते हैं उनके फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं। अगर हम फंक्शंस की बात करें, दांतों की फंक्शंस की अगर हम बात करें तो फंक्शन में अगर हम देखें तो जैसे कैनाइन्स है, तो कैनाइन्स कट एंड टीयर फूड अप, यानी कि जो हम लोग फूड खाते हैं उसको सही ढंग से क्रश करता है, या देखा जाए तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मोलर्स की, तो मोलर जो होते हैं वो एक्चुअली उनका जो मुख्य जो मेन पार्ट होता है वो होता है चीविंग का, चबाने का, और ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड करना।
इंसीजर्स का जो काम होता है उसका काम होता है कि जो हम लोग फूड इनटेक कर रहे हैं उसमें हेल्प करना और काटना। प्रीमोलर का जो काम होता है वो होता है इंसीजर्स और कैनाइंस को हेल्प करना, जिससे जो फूड है वो अच्छे से ग्राइंड कर सके और मिक्स हो सके, ठीक है, सलाइवा के साथ। तो ये हो गया हमारे पास टाइप्स ऑफ टीथ्स। द नेक्स्ट वन इज अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ। अब ये जो ICPMM है ये आई इंसीजर, कैनाइंस, प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक। तो ये हमारा डेंटल फार्मूला हो गया जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, तो वो हमारा डेंटल फार्मूला हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, द हार्ड चीविंग सरफेस ऑफ टीथ मेड अप ऑफ एनामल हेल्प्स इन द मैस्टिकेशन ऑफ टीथ। मैस्टिकेशन यानी कि चीविंग, चबाना। तो बेसिकली जो एनामल है ये एनामल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन अ बॉडी, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन अ बॉडी। तो इनेमल की अगर हम बात करें तो इनेमल हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। तो जो सबसे ऊपर का जो पोर्शन होता है ये होता है इनेमल का। ये जो व्हाइट व्हाइट पार्ट होता है ये होता है इनेमल। तो इनेमल जो है ना वो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारी बॉडी का। प्लस वो हेल्प किस में करता है? मैस्टिकेशन में, यानी कि हमारा जो खाना जाता है उसको चबाने में हेल्प करता है। द नेक्स्ट वन इज द टोंग इज अ फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बाय द फ्रेनुलम। तो फ्रेनुलम की जो अगर अब जीभ जो तुम ऊपर उचका के देखोगे, ठीक है, तो उसमें ये जो पार्ट होता है तुमको सामने से दिखा होगा, उभरा हुआ पार्ट होता है, एक लाइन में होता है, ठीक है। तो ये जो चीज होती है केवल ये जो लंबी लंबी चीज होती है ना ये होती है हमारी फ्रेनुलम। जिससे ये जो फ्रेनुलम भी, अगर फ्रेनुलम यहाँ पर लिप्स के पास भी होता है, अगर तुम लिप्स को ऐसे थोड़ा खींचोगे नीचे की तरफ तो वहां पर भी सेम ऐसा जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर भी मिलेगा, अपर लिप्स में भी और लोअर लिप्स में भी। ऊपर ऐसे दोनों होंठ फैला के देखना, ठीक है। तो ये लिंगुअल फ्रेनुलम्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो फ्रेनुलम होता है इससे जो हमारी जीभ होती है ये अटैच होती है। नेक्स्ट, द अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शंस कॉल्ड पेपिली, सम ऑफ विच बियर टेस्ट बर्ड्स। पेपिली की अगर हम बात करें तो जैसे जो टोंग है, साफ साफ लिखा है कि अपर सरफेस ऑफ द टोंग हैज सम स्मॉल प्रोजेक्शंस कॉल्ड पेपिली, सम ऑफ विच बियर टेस्ट बर्ड्स। अब ये टेस्ट बर्ड्स है एक्चुअली, ये ज्यादा उसमें आएगा नहीं आई थिंक, क्योंकि एनसीईआरटी में तो है नहीं, फिर भी एक बार देख लो। ये केवल फिगर एक बार ध्यान रखना कि आगे मोस्टली ये जो पोर्शन होता है सॉल्टी, ये पोर्शन थोड़ा सभी के साथ इंटरमिक्स होता है। यहाँ पर मीठा और नमकीन दोनों, यहाँ पर नमकीन, यहाँ पर खट्टा और नमकीन, यहाँ पर खट्टा और यहाँ पर मीठा। तो देखा जाए तो आई थिंक सॉल्ट वाला एरिया जो है, ठीक है, वो ज्यादा है, ये बिटर है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें द ओरल, नेक्स्ट है हमारे पास द ओरल कैविटी लीड्स टू अ शॉर्ट फेरिंग्स विच सर्व्स एज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। तो एक्चुअली ये जो फेरिंग्स है, यहां अगर हम देखें ये है फेरिंग्स, तो यहां से आती है हमारे पास एयर, ठीक, इधर आती है एयर, और देखा जाए तो ये होता है हमारे पास फूड। ये ब्लू वाला जो पाथ ईसोफेगस की तरफ जाता है ये है हमारा फूड, और जो ये पिंक वाला है ये है हमारा एयर वाला पोर्शन। तो जो ये कॉमन पैसेज होता है, जहां पर सपोज मान लो कि ये जो नली है ना, ये दो पाइप्स हैं, तो ये जो दो पाइप्स हैं वो सिंगल ओरल कैविटी से जुड़ा है, वही है हमारे पास फेरिंग्स। तो फेरिंग्स जो है वो देखा जाए तो रेगुलेट करता है हमारी फूड को और हमारी जो एयर है उसको,
ठीक। तो फेरिंग्स जो है ना वो फूड और एयर के लिए एक कॉमन पैसेज है। नेक्स्ट, द ईसोफेगस एंड द ट्रिकिया ओपन इनटू द फेरिंग्स। अब इसमें देखो ये जो पोर्शन है ये है हमारे पास ईसोफेगस वाला, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो एयर वे लिखा है, ठीक है, ये है हमारे पास एयर वाला पोर्शन। तो ये है हमारे पास ट्रैकिया और ये है हमारे पास ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप। अब ये जो एपिग्लोटिस है, जो पत्ती नुमा है, जो शेप, ये जो एपिग्लोटिस है ये ढक्कन की तरह बिहेव करता है, यानी कि जब हम सांस ले रहे होंगे तो ये यहां से ढक्कन उठ जाएगा, ठीक है, और खाना तब उस समय अंदर नहीं जाएगा जिस समय हम सांस लेंगे। तो कभी भी तुम प्रैक्टिस करके भी देखना, तो जब कभी तुम सांस ले रहे होगे उस समय तुम निगल नहीं सकते हो, स्वेलो नहीं कर सकते, तो कोई भी चीज चाहे तुम थूक ले लेने की कोशिश क्यों ना करना, लेकिन कोई भी चीज ले नहीं सकते हो। या तो फिर कोई भी चीज स्वेलो करोगे, निगलोगे अंदर, तो उस समय सांस नहीं लोगे, और जिस समय सांस ले रहे होगे उस समय तुम निगल नहीं सकते हो, केवल इस एपिग्लोटिस की वजह से। लेकिन एक चीज होती है, जब कभी खाते समय ठसा लग जाता है, खांसने ऐसे लगते हो, तब वहां पर ये एक माल फंक्शन होता है, यानी कि ये वर्क नहीं करता है मैकेनिज्म। तो वहां पर क्या होता है कि ये एपिग्लोटिस है वो सही ढंग से वर्क नहीं करता, तो उस समय हम लोग जिस समय सांस ले रहे होते हैं उसी समय निगलने की भी कोशिश करते हैं, तब उनको ठसा लगता है, ठीक है। तो वहां पर जो एपिग्लोटिस होता है वो उस समय सही ढंग से वर्क नहीं कर रहा होता है। तो नेक्स्ट उसमें लिखा है कि द ईसोफेगस एंड ट्रेकिया ओपन इनटू द फेरिंग्स। तो ये है हमारे पास ईसोफेगस और ये है हमारे पास ट्रेकिया। ये है हमारे पास क्या, ट्रेकिया। और ट्रेकिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, विंड पाइप भी, है ना, जहां यानी कि जो हम लोग सांस लेते हैं वो इसी के थ्रू कहां आती है, हमारे जो लंग्स होते हैं उनमें, ठीक, इसी के थ्रू। और इधर मोस्टली बेसिकली जो लंग्स होता है ना। तो ये हमारा है ट्रेकिया, ये वाला पोर्शन, और ये हमारे पास ईसोफेगस, जो कॉमन पैसेज होता है हमारे पास क्या, फेरिंग्स, फूड निगलने का और सांस लेने का जो कॉमन पैसेज होता है फेरिंग्स, ठीक है, उसके थ्रू। नेक्स्ट, अ कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिस प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लोटिस, ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप। अब ये जो एपिग्लोटिस है, जब हम लोग खाना खा रहे होंगे, तो क्या होगा, कि जब खाना इसमें आएगा तो ये जो ढक्कन है ना, ये एपिग्लोटिस, ये वाला पोर्शन जो एपिग्लोटिस है, ये इसको ऐसे ढक लेगा, कवर कर लेगा, जैसा इस समय अभी ढका हुआ है। अभी जैसा पोर्शन है वैसे ही सेम रहेगा, जैसा फिगर में तुमको अभी दिखाया गया है। इसमें जो ट्रेकिया है वो ट्रेकिया है, या जो एयर वाला पाथ है वो बंद है। तो यहाँ पर जो एपिग्लोटिस है ये इसको बंद किए है, यानी कि फूड यहाँ पर आ सकता है अंदर ईसोफेगस में, तो ये क्लोज्ड है। और जैसे ही हम लोग फूड जब नहीं ले रहे होंगे या निगल नहीं रहे होंगे, तो ये जो एपिग्लोटिस है ये ढक्कन ऊपर की तरफ उठ जाएगा, इधर की तरफ उठ जाएगा, और जो सांस हम लोग लेंगे वो इसके थ्रू इंटर कर जाएगा। तो एक टाइम में केवल एक ही चीज, या तो फिर इनहेलेशन या तो फिर इंजेक्शन। इनहेलेशन का मतलब होता है सांस अंदर लेना, इंजेक्शन का मतलब होता है फूड अंदर लेना, ठीक है। तो दोनों में से एक चीज एक टाइम में ही होगी, और किसकी वजह से, ये एपिग्लोटिस की वजह से, ठीक। नेक्स्ट उसमें लिखा है द ईसोफेगस इज अ थिन लॉन्ग ट्यूब व्हिच एक्सटेंड पोस्टीरियरली पासिंग थ्रू द नेक, thorax and diaphragm and leads to a G-shaped bag like structure called stomach। तो ईसोफेगस जो होता है वो लंबी ट्यूब होती है, ये है हमारे पास ईसोफेगस, जो ये लिखा है, ये है हमारे पास ईसोफेगस। तो जो हमारी माउथ की जो ओपनिंग होती है, यानी कि फेरिंग्स से लेके डायफ्राम के नीचे जो, यानी कि जो हमारी स्टमक की जो ओपनिंग होती है वहां तक
ये होती है ईसोफेगस। तो ईसोफेगस क्या है? एलिमेंट्री कैनाल का ही एक पार्ट है जो फूड को इनटेक करता है, फूड को ट्रेवल करवाता है, कहां से? माउथ से लेके और कहां तक? स्टमक तक, ईसोफेगस। ठीक है, एक्सटेंड पोस्टीरियरली पासिंग थ्रू द नेक, हमारे नेक से होते हुए जो हमारा जो कॉमन पैसेज होता है, ये जो कॉमन पैसेज है ये हमारी ईसोफेगस ही है। ठीक है, थोरैक्स से होते हुए, थोरैक्स का मतलब होता है, थोरैक्स जो होता है वो एक्चुअली जो हमारी रिब्स वगैरह जो पोर्शन वगैरह होता है ना, उसके अंदर से, वहां से जो सेंट्रल पार्ट होता है वो वहां से पैरेलल ट्रेकिया के आता है। एंड डायफ्राम, तो डायफ्राम एक्चुअली यहाँ एक यू शेप्ड का ऐसा बना होता है, ये होता है हमारे पास डायफ्राम यहाँ पर। ठीक है, तो डायफ्राम के ऊपर का जो कैविटी होता है वो होता है पल्मोनरी कैविटी, और ये जो होता है नीचे का ये होता है, ये है बेसिकली पल्मोनरी कैविटी। अब पल्मोनरी नाम इसलिए है, जहां पर भी पल्मोनरी आए हमेशा ये सोचना कि जो, सोचना नहीं, हमेशा ये समझ लेना कि जो पल्मोनरी वर्ड है वो हमेशा लंग्स से रिलेटेड होता है। ठीक है, और ये जो पोर्शन है डायफ्राम के नीचे, ये जो पोर्शन है ये होता है हमारे पास, इसको हम लोग कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। ये है हमारे पास एब्डोमिनल कैविटी यानी कि डायफ्राम के नीचे, और डायफ्राम के ऊपर है हमारे पास पल्मोनरी कैविटी। जो अब इसमें ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्टमक होता है वो एक्चुअली जे शेप्ड का होता है। अब जे शेप्ड कैसा होगा? अब यही मान लो कि जे शेप्ड ऐसा टेढ़ा जे है ना, वाह। ठीक है, तो जे शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टमक, द मस्कुलर स्फिंक्टर गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ इसोफेगस इनटू द स्टमक। कहने का मतलब ये है कि ये जो गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वर्ड से ही तुम समझ जाओगे अगर वहां पर दिया जाए कौन सा जो स्फिंक्टर होता है वो हमारा जो फूड है वो ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में जब आता है तो कंट्रोल करता है, तो गैस्ट्रोइसोफेजियल। तो गैस्ट्रो का मतलब होता है, गैस्ट्रो का मतलब है हमारे पास स्टमक। ठीक है, और ईसोफेजियल का मतलब होता है हमारे पास ईसोफेगस। तो इसका साफ साफ मतलब है कि स्टमक और ईसोफेगस के बीच में जो गेटवे होता है जो कंट्रोल करता है हमारे फूड को एक्चुअली, ठीक है, तो वो होता है स्फिंक्टर। जो वर्ड होता है इसका मतलब, इसका तुम केवल ये एक मीनिंग समझ लो कि एक्चुअली जो स्फिंक्टर है एक गेट समझ लो कि कोई भी चीज पास यानी कि वहां से पास हो सकती है। तो हमारे पास जैसे हम लोग गेट लगाते हैं तो गेट में क्या होता है, हम लोग जब पास आउट होते हैं तो गेट खोलते हैं, रूम के अंदर एंटर करते हैं, फिर गेट बंद कर लेते हैं। तो सिंपल सेम जब फूड ईसोफेगस के थ्रू आएगा और हमारे इसमें एंटर करेगा स्टमक में, तो यहाँ पर ये गेट है तो गेट खुल जाएगा। ठीक है, और ये फूड जो है वो एंटर कर जाएगा, और जैसे ही ये फूड जो है जो हमारे स्टमक में आया ये वापस ना जा पाए, इसीलिए ये जो गेट है ना, ये गेट लगे हुए होते हैं, और जगह जगह होते हैं, यहाँ पर भी होता है, ठीक है, यहाँ पर भी होता है, तो दोनों जगह होता है, जिससे जो फूड है जो अंदर आया है वो वेट लो करके माउथ में वापस ना जाए। समझ गए? तो ये होता है गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। ये वाला जो गेट है ना, ये होता है गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, जो हमारी किस चीज को रेगुलेट करता है कि हमारा जो फूड है वो ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में जो आ रहा है वो यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट हो, यानी कि एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट हो, यानी कि ईसोफेगस से स्टमक में आए, स्टमक से ईसोफेगस में ना जाए, ये वो सुनिश्चित करता है स्फिंक्टर। ठीक, फिर एक बार देख लो, अ मस्कुलर स्फिंक्टर गैस्ट्रोइसोफेजियल रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ द ईसोफेगस इनटू द स्टमक। ईसोफेगस से खाना जब स्टमक में आता है तो वहां पर एक गेट ऐसा लगा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, जो हमारे फूड को रेगुलेट करता है ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में आने में। नाउ द स्टमक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी
हैज मेजर पोर्शन कार्डियक, फंडिक एंड पाइलोरिक। कार्डियक पोर्शन इनटू विच द ईसोफेगस ओपन, जो ये जो पोर्शन है एक्चुअली यहाँ, अब एक चीज बहुत लोग गलती करते हैं कि अगर सही ढंग से तुमको वहां पर दिया ना जाए तो मोस्टली लोग बोलते हैं कि ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं कार्डियक, ठीक है, इसको बोलते हैं फंडस और इसको बोलते हैं पाइलोरिक। लेकिन ये चीज तो सही है, ये चीज सही है, यहां पर पाइलोरिक ही होता है, लेकिन दिक्कत होती है केवल इन दो पोर्शंस में यहां पर, क्योंकि अगर सीरीज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कार्डियक आएगा, फिर हमारे पास फंडस आएगा, फिर पाइलोरिक आएगा। लेकिन अब उस केवल इसी सीक्वेंस की वजह से यहाँ पे कार्डियक होता है, यहाँ फंडस हो जाता है, यहाँ पाइलोरिक हो जाता है, लेकिन ये चीज गलत है। एक्चुअली क्या होता है कि जो कार्डियक होता है वो ये पोर्शन जो होता है यहाँ पर होता है कार्डियक, ये कार्डियक, ये जो पोर्शन है ना ये यहाँ पे होती, ये फंडस तो उसमें इंडिकेट ही किया हुआ है, ये फंडस होता है, कार्डियक ये होता है, पाइलोरिक ये होता है। तो ये पहला पार्ट है, बस तुमको केवल इसमें दिख रहा है नीचे कि फंडस के नीचे कार्डियक आ गया है, लेकिन ये जो ओपनिंग वाला पार्ट होता है यही होता है कार्डियक, ऊपर वाला पार्ट होता है फंडस और नीचे वाला पार्ट होता है पाइलोरिक। तो एब्डोमिनल कैविटी हैज 4 मेजर ऑप्शंस, कार्डियक पोर्शन इनटू व्हिच द ईसोफेगस ओपन्स, यानी कि जहां ईसोफेगस खुलता है वहां पर कार्डियक होता है, तो यहां पर ईसोफेगस खुला तो यहां कार्डियक हो गया। नेक्स्ट द फंडिक रीजन, बॉडी ऑफ सेंट्रल एंड द पाइलोरिक पोर्शन व्हिच ओपन्स इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन वाला जो पार्ट, यानी कि यहाँ के बाद ये पोर्शन स्मॉल इंटेस्टाइन का शुरू हो जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में होता है डुओडिनम, ये पहला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, देन जेजुनम, ठीक है, और जेजुनम के बाद होता है इलियम जो हम लोग अभी नेक्स्ट में देखेंगे, डिओडिनम, जेजुनम और इलियम। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वहां पे है small intestine is distinguishable into 3 regions, a C-shaped duodenum, a long coiled middle portion jejunum and a highly coiled ileum। कहने का मतलब ये है कि जो स्टमक वाला जो पार्ट होता है, ये जो स्टमक वाला पार्ट है जो यहां से आया, कहां से, ये जो पोर्शन जो ये वाला पार्ट है, या यहां तक तो ये तो स्टमक था, यहां से यहां तक स्टमक, अब ये जो पार्ट आया जो यू शेप्ड है, जो यू के आकार का बना, ठीक है, केवल यहां से यहां वाला जो पार्ट जो ये यू टाइप का जो बना है इसको बोलते हैं हम लोग डुओडेनम। वही इसमें लिखा है अ स्मॉल इंटेस्टाइन डिस्टिंग्विशेबल इनटू 3 रीजन्स, अ सी शेप्ड डिओडेनम, सी शेप्ड या यू शेप्ड बेसिकली, देन अ लॉन्ग कॉइल्ड मिडिल पोर्शन जेजुनम, जेजुनम ये वाला जो पार्ट होता है, ये लाइट जो पिंक है ना ये जेजुनम है, और ये जो पोर्शन है हाईली कॉइल्ड यानी कि सबसे ज्यादा टर्निंग पार्ट मान लो, ठीक है, तो वो होता है हमारे पास इलियम, और इलियम जो होता है वो यहाँ पर सीकम में खुलता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं सीकम, ठीक है, ये सीकम वाला पोर्शन और ये कॉलम, ठीक है, और इधर फिर रेक्टम, तो वो चीज उसमें अलग है। तो इसमें हम लोग देखें, फिर एक बार देख लें, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है उसमें ये जो सी शेप्ड पोर्शन है या यू शेप्ड पोर्शन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिओडिनम, ठीक है। नेक्स्ट जो सबसे लंबा जो पार्ट होता है वो होता है कॉलम, जेजुनम, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज इलियम। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है केवल ये लिखने के लिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो होती है अप्रोक्सीमेटली 7.5 मीटर, अप्रोक्स कह रहा हूं, ये याद रखना, छोटी बड़ी भी हो सकती है, ठीक है, या लगभग होती है 22 फीट, ठीक। अगर हम डुओडिनम की बात करें तो डिओडिनम लगभग होता है 9 पॉइंट, यानी कि लगभग जो होता है उसको अप्रोक्स मान लो
अप्रॉक्स 9 या 8 इंच छोटा पार्ट होता है, ठीक है। जेजुनम की अगर हम बात करें वो ये लगभग मान लो लगभग 2.5 मीटर होता है, ठीक है, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 8.2 फीट। और इलियम का अगर हम पार्ट देखें तो इलियम जो होता है वो होता है अप्रॉक्स 3 मीटर का, यानी कि सबसे लंबा जो पार्ट होता है वो होता है इलियम। ये जो पोर्शन ना ये 3 मीटर के लगभग या 8.2 फीट, 8.29 यानी कि अप्रॉक्स 9.8 फीट। तो 3 मीटर या 9.8 फीट ये जो होता है ये होता है इलियम का। तो डिओडिनम 9 इंच, जेजुनम 2.5 मीटर या 8.2 फीट और इलियम 3 मीटर या 9.8 फीट, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उसमें लिखा है कि ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू द डिओडिनम इज गार्डेड बाय द पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो हमने उसी में देख लिए कि जो ये चीज होती है, अब यहां पर जो स्फिंक्टर लगा हुआ था, जो ईसोफेगस और जो स्टमक के बीच में जो गेटवे था उसको तो हम लोग गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर बोल रहे थे, लेकिन जो पाइलोरिक पोर्शन और डिओडिनम पोर्शन के बीच में जो गेट होता है ये, ठीक है, इस गेट को बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। स्फिंक्टर मैंने पहले बार बार बोल रहा हूं, स्फिंक्टर जो है वो एक्चुअली तुम गेट ही समझना, क्योंकि जो गेट होता है वो एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो करवाता है, ठीक है। केवल एक डायरेक्शन में जो फूड है जो भी चीज है वो केवल एक डायरेक्शन में फ्लो होगा, तो ये डेफिनेट करता है कि अगर जो फूड है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो, केवल उसकी ये जिम्मेदारी होती है। तो स्फिंक्टर का मतलब है कि जो फूड हमारे स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, ठीक है, वो पाइलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू जाएगा और जो गेटवे है वो किसके किसके बीच में होगा, डिओडिनम के। तो वहां पर केवल ये बोला जा सकता है जैसे गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर है वो किस किस पार्ट के बीच में होता है, तो गैस्ट्रोइसोफेजियल स्टमक के और ईसोफेगस के पार्ट के बीच में होता है। नेक्स्ट जो पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, ठीक है, वो किसके किसके बीच में होता है, तो पाइलोरिक पहली बात तो ये तो तुम जानी जाओगे कि जो पाइलोरस होता है या जो पाइलोरिक होता है, ठीक है, वो स्टमक का पार्ट होता है। तो पहली बात स्टमक तो वही गया, ठीक है। अब स्टमक से खुलता क्या है, स्टमक से फूड कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही तो जाता है। तो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में जो गेटवे होता है, ये जो स्फिंक्टर होता है वो होता है पाइलोरिक, ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट उसमें लिखा है इलियम ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। तो इलियम जो है वो बिल्कुल सही, क्योंकि डिओडिनम जो इलियम वाला पार्ट है ये जो लाइट पिंक टाइप का है, ठीक है, ये जो पार्ट है ये सीकम में खुलेगा। तो इलियम ओपन्स टू द लार्ज इंटेस्टाइन, इट कंसिस्ट ऑफ सीकम, कॉलम एंड रेक्टम। अब लार्ज इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन के जो पार्ट्स हैं उनमें सीकम है, कॉलन है और रेक्टम है। अब ये है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये जो रफ किया है इसको पॉज करके लिख लेना, जो हमारे पास लेंथ वगैरह है ये, तो ये चीज हमेशा याद आए। नेक्स्ट उसमें लिखा है कि सीकम ओपन्स इनटू द कॉलन, द कॉलन इज डिवाइडेड इनटू 4 parts, an ascending, a transport, descending and a sigmoid column. The descending parts, तो cecum is a small blind sac which hosts some symbiotic microorganism, ठीक है। तो cecum जो है ना, cecum में एक्चुअली यहाँ पे जो लिखा है cecum is a small blind sac which is hosts some symbiotic organism। तो यहाँ पर जो सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म का मतलब है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनका काम क्या होता है, वो जैसे विटामिन B12 होता है उसको सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं,
ठीक है, विटामिन B12, ठीक है, विटामिन K या थायमीन जो होता है ना उसको बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है, प्लस इन डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। नाउ अ नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स विच इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन अराइजेस फ्रॉम द सीकम। ये हम लोगों को केवल याद रखना है कि जो अपेंडिक्स होता है एक्चुअली, ठीक है, ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसका कोई काम नहीं होता है, क्योंकि और ये कई एग्जाम्स में आया भी है, नंबर ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन ह्यूमन, ठीक है, उसमें अगर ऑप्शंस में जैसे अपेंडिक्स आएगा तो बेसिकली ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, नीट में तो नहीं आएगा लेकिन पैरामेडिकल में तो आ ही सकता है, पैरामेडिकल है, बी फार्मा है या पीवीटी वगैरह, ठीक है। तो अपेंडिक्स जो है ना वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, यानी और ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो होते हैं जिनको हम लोग यूज नहीं करते, जिसका कोई यूज नहीं होता है, वो फर्दर आगे चल के जो ह्यूमन एवोल्यूशन होता है उसमें स्ट्रक्चर गायब हो जाते हैं। जस्ट लाइक जो ह्यूमन टेल है वो पहले क्योंकि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, जो जानवरों से जो हम निकले हुए हैं, ठीक है, जो हम लोग एवोल्यूशन हुआ है जिन जानवरों से, उनकी पूंछ थी तो हम उनको एंसेस्टर्स बोल सकते हैं, तो उनकी पूंछ थी, उन्होंने अपने उनका जो टेल था उसको यूज नहीं किया तो वो फिर फर्दर गायब हो गई, क्योंकि आता है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, एवोल्यूशन में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। अब बाहर जैसे सिंगापुर है, कनाडा है, बाहर विदेशों में जब तुम जाओगे और अगर किसी भी चीज़ का इलाज कराने गए जैसे पेट से रिलेटेड, तो वेस्टिजियल ऑर्गन ये जो अपेंडिक्स है वो तो तुमको गिफ्ट में दे देंगे निकाल के, क्योंकि बाद में कभी कभी किसी को अपेंडिसाइटिस होता है तो उसको बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत दर्द होता है उसको, फिर बाद में वो दिक्कत करता है, इसलिए वो क्योंकि उसका कोई काम होता नहीं है, तो चीरा फाड़ी तो वो नहीं है पेट की, अगर मानो कोई सीरियस कंडीशन में गया या किसी भी चीज़ के लिए गया, उसका कोई ऑपरेशन होना है, तो वो पेट का कोई ऑपरेशन, पेट का कुछ चीज़ सही करेंगे, लेकिन वो अपेंडिक्स है वो तुमको निकाल के दे देंगे, बाद में प्रॉब्लम ना हो, तो उसका कोई काम भी नहीं होता है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है द सीकम ओपन्स इनटू द कॉलन। तो जो सीकम है, ये जो पोर्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये इसमें खुलता है, क्योंकि यहाँ पर तो ये जो पोर्शन होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास होता है सी शेप्ड डियोडिनम, उसके बाद फिर यहाँ पर आता है जिजोनम, और फिर ये चीज होता है हमारे पास इलियम। तो ये जो इलियम है वो सीकम में खुला, ठीक है। सीकम जो होता है वो कॉलन में खुलता है, और कॉलन जो होता है, ठीक है, वो खुलता है हमारा रेक्टम वाले पार्ट में। तो लार्ज इंटेस्टाइन के हमारे 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कॉलन और रेक्टम। तो यहां सीकम जो होता है वो छोटा होता है। अब इसके हम लोग लेंथ वगैरह की बात कर रहे हैं, तो लेंथ जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन की, तो लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो होती है अप्रॉक्स 1.5 मीटर, या हम लोग बोल सकते हैं 5 फीट। लेकिन देख ये याद रखना कि हम अप्रॉक्स हमेशा बोल रहे हैं, यानी कि ये जो लेंथ है वो वेरी भी कर सकती है, ठीक है। इसमें जो सीकम हो, तो सीकम वाला जो पार्ट है ये, तो ये लगभग अगर हम देखें तो वो लगभग 2.5 इंच का होता है अप्रॉक्स, ठीक है। कॉलन की अगर हम बात करें तो कॉलन 3 तरीके के होते हैं। एक तो ये असेंडिंग कॉलन, जो ये वाला पार्ट होता है, यानी कि यहां तक, ये जो पोर्शन होता है ये है हमारे पास ट्रांसवर्स कॉलम, और ये है हमारे पास डिसेंडिंग कॉलम। तो असेंडिंग कॉलम जो है उसकी जो असेंडिंग कॉलम है उसकी जो लेंथ है वो है हमारे पास 8 इंच। उसके बाद जो ट्रांसवर्स कॉलम है, ठीक है, उसकी है हमारे पास लगभग 18 इंच, और ये सबसे आई थिंक लंबा पार्ट होता है कॉलम का, ठीक है। और जो डिसेंडिंग कॉलम है उसका है 12 इंच। लेकिन एक सिग्मॉइड कॉलम भी है, तो सिग्मॉइड कॉलम जो होता है वो लगभग अंत होता है, ये भी हमारे पास 18 इंच का होता है सिग्मॉइड, जो एस शेप्ड होता है ना,
ये भी है हमारे पास लगभग लगभग 18। ये जो मेजरमेंट्स हैं तुम याद कर भी सकते हो, और नहीं तो मेरा एक सजेशन है, क्योंकि ये जो मेजरमेंट्स हैं वो एनसीईआरटी में है नहीं, तो ये आएगा नहीं। हमको केवल इतना याद रखना है, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो केवल लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो है ना, कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो था वो 7.5 मीटर अप्रोक्स था, ये 22 फीट था, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो 1.5 मीटर है या 5 फीट है। ये याद रख लो बस, और कुछ भी याद मत रखना। ये तो हम केवल बता रहे हैं, दोबारा हम ये बताएंगे भी नहीं, क्योंकि ये केवल एक टाइम वेस्ट करने का केवल होता है। मोस्टली अगर 2-3 सालों से तुम देखोगे तो नीट में जस्ट लाइन टू लाइन आया है, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया, और हमको 90 में से 90 आ जाए वो तो बहुत अच्छी बात होती है, 90 में से 85 आ जाए ये भी ठीक है। 3-4-5 क्वेश्चन अगर हमको नहीं आते हैं तो कोई उसमें कोई वो नहीं है, हम लोग कवर अप कर सकते हैं केमिस्ट्री या फिजिक्स से। लेकिन हाँ, बायोलॉजी में ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। लेकिन 2-3 साल का अगर तुम पैटर्न देखो तो हर एक क्वेश्चन तुमको एनसीईआरटी जो करेंटली है उससे मिल जाएगा। तो करेंटली अगर क्वेश्चन मिल जा रहा है एनसीईआरटी से, तो एनसीईआरटी से बाहर का पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तो ये जो पोर्शन है जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया लेंथ का, तो ये है तो आया नहीं एनसीईआरटी में, तो ये आना तो नहीं है, लेकिन बता दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट, द डिसेंडिंग पार्ट ओपन्स टू द रेक्टम व्हिच ओपन्स आउट थ्रू द एनस। तो ये जो डिसेंडिंग पार्ट होता है, डिसेंडिंग कॉलन जो है वो फर्दर, ये जो रेक्टम वाला जो पार्ट होता है, ये जो एनस होता है उसमें खुल जाता है, और एनस जो होता है, जो हमारा एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो उसके थ्रू पास आउट हो जाता है। तो ये हम लोगों का हो गया एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में हम लोगों ने कहां से देखा, ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के बाद हमारे पास क्या हुआ, ईसोफेगस के बाद ये जे शेप्ड स्टमक, और जे शेप्ड स्टमक के बाद ये फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद फिर एनस। इतना पोर्शन है हमारा किसका, एलिमेंट्री कैनाल का। अब हम पार्ट्स की दोबारा हम देख लें। पार्ट्स की अगर हम बात करें तो यहां से पार्ट शुरू होते हैं। सबसे पहले स्फिंक्चर की बात कर लें। तो स्फिंक्चर की अगर हम बात करें तो एक यहां पर स्फिंक्चर लगा होता है जो ईसोफेगस और स्टमक के बीच में जो कंट्रोल करता है, उसको बोलते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्चर। और ये जो है डिओडिनम वाला जो पार्ट है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, तो हमारा जो ये चीज जो क्रिएट करती है, ये है हमारे पास पाइलोरिक स्फिंक्चर, यानी कि जो कंट्रोल करती है हमारे जो फूड को, पाथ ऑफ फूड। तो ये हो गया हमारे पास पाइलोरिक, ये हो गया हमारे पास गैस्ट्रोइसोफेजियल। केवल ये, और स्टमक के पार्ट में ये याद रखना कि जो कार्डियक होता है वो नेमिंग में कार्डियक बीच में होता है और फंडस ऊपर होता है, पाइलोरिक नीचे होता है। ये याद रखना, ये मत लिख देना कि कार्डियक, फंडक, पाइलोरिक अगर सीरीज में आता है तो सीरीज में मत लिखना, बस किस कार्डियक ऊपर, फंडस नीचे बीच वाला, और पाइलोरिक बिल्कुल नीचे वाला। तो पाइलोरिक वाला तो तुम्हारा सही है, लेकिन फंडस और कार्डियक में इंटरचेंज है कि फंडस नीचे होगा, कार्डियक ऊपर होगा। ये चीज याद रखने की जरूरत है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो नेक्स्ट उसमें लिखा है द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इसोफेगस टू रेक्टम possess 4 layers, सेरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। एक तरीका देख लेना कि सेरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा, ये असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में याद कर लेना, यानी कि अंदर से बाहर या बाहर से अंदर। तो सबसे अंदर होता है म्यूकोसा, उसके बाद होता है सब म्यूकोसा, उसके बाद होता है मस्कुलरिस, और उसके बाद होता है सेरोसा। तो या तो फिर तुम ये हमेशा याद रखना, क्योंकि ये नीट में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि वो अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, एक सीरीज में। ठीक है, तो सेरोसा, मस्कुलरिस और सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। अब नाउ अगर हम सेरोसा की बात करें तो सेरोसा इज द आउटरमोस्ट लेयर एंड इज मेड अप ऑफ अ थिन मेसोथेलियम एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन्स विद सम कनेक्टिव टिश्यूज। अब कनेक्टिव टिश्यू जैसे ब्लड होता है वैसे ही कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें तो सेरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर। तो एलिमेंट्री कैनाल में जो सबसे बाहर की जो लेयर होती है, ठीक है, वो होती है सेरोसा।
सबसे बाहर की जो लेयर होती है ये वाली, जो, हाँ ये चीज याद रखना कि जो सेरोसा होती है एक्चुअली वो बनी होती है मीसोथीलियम की। उसमें लिखा है मीसोथीलियम के आगे ब्रैकेट में एपिथीलियम ऑफ विसरल ऑर्गन्स की अगर हम बात करें, तो विसरल ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जो सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं विसरल ऑर्गन्स, ठीक है। जस्ट लाइक हार्ट है, लीवर है, ठीक है, ये जो ऑर्गन्स होते हैं वो, ठीक है। तो इनकी जो एपिथीलियम होती है वो, उसको हम लोग मीसोथीलियम बोलते हैं। एपिथीलियम यानी कि बाहर की जो आउटर स्किन होता है वो, तो इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी जो आउटर स्किन होता है वो होता है मीसोथीलियम। तो विसरल ऑर्गन्स जो होते हैं, जो हमारे इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं जस्ट लाइक हार्ट, तो वो मीसोथीलियम जो आउटर जो इस लेयर होती है वो मीसोथीलियम की बनी होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मस्कुलरिस की, तो मस्कुलरिस इज फॉर्म्ड बाय स्मूथ मसल्स यूजुअली अरेंज्ड इनटू एन इनर सर्कुलर एंड एन आउटर लॉन्गिट्यूडनल। हमारे इसमें दिया गया है, तो मस्कुलरिस केवल ये चीज याद करें कि जो सेरोसा है, और ये हो सके तो जो तुम एनसीईआरटी रीड करते हो ना उसी में लिखो, आगे लिखा है फिर भी लिखो पॉइंट्स बना के अपने हिसाब से कि जो सेरोसा होती है वो मीसोथीलियम की बनी होती है, ठीक है। जो मस्कुलरिस होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक तो इनर सर्कुलर होती है और आउटर लॉन्गिट्यूडनल, लंबी लंबी, है ना। प्लस जो मस्कुलरिस होती है, जो मस्कुलरिस लेयर है वो स्मूथ मसल्स की बनी होती है। तो ये जो मस्कुलरिस है इसमें ये जो पोर्शन है जस्ट लाइक तुम इसमें इंडिकेट भी किया हुआ है कि ये सर्कुलर मसल है और ये लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर लेयर, ठीक है। तो जो मस्कुलरिस होता है वो दो में डिवाइड होता है, एक तो इनर सर्कुलर और दूसरा आउटर लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। नाउ उसमें ये लिखा है एन ऑब्लिक मसल लेयर मे बी प्रेजेंट इन सम ऑफ द रीजन्स। ये चीज क्या है, एक एक्सटर्नल लेयर होती है। और हाँ ये जो चीज ये दी है ना कि एक, इसमें तुम आराम से देख सकते हो कि ये जो फिगर है इसमें साफ साफ दिया है कि ये जो एक लेयर है, ठीक है, जो सर्कुलर लेयर होता है उसके जस्ट बिलो होता है, नीचे होता है। तो ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल में केवल स्टमक होता है, वहां पर होता है। अब इसका जो मेन जो वर्क होता है, जो काम होता है, इसका मेन जो काम होता है वो होता है चर्निंग का होता है, मिक्सिंग का। एक तरीके से देखा जाए तो फूड जो होता है वो अच्छे ढंग से HCl वगैरह या जो स्टमक में जो एंजाइम्स जाते हैं, ठीक है, उसके साथ मिक्स हो, या जो भी सिक्रीशन होता है उसके साथ मिक्स हो, HCl वगैरह के साथ मिक्स हो। तो ये जो ऑब्लिक मसल लेयर जो ये चीज दी है, ठीक है, यहाँ पर ये जो लेयर होती है उसका काम होता है चर्निंग का या मिक्सिंग का, ठीक है। और ये लेयर है एक्चुअली ये वाली, ठीक है। Now the submucosal layer is formed of loose connective tissue containing nerves, blood and lymph vessels. ये है हमारे पास जो सबम्यूकोसल प्लेक्सस है, ये मीसनर्स प्लेक्सस भी बोलते हैं हम लोग उसको। तो ये जो सबम्यूकोसल लेयर है एक्चुअली, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें जो हमारी जो नर्व्स आती हैं या जो ब्लड वेसल्स आती हैं, जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं वो सबम्यूकोसल लेयर में होती हैं। ये सारी की सारी वीन्स हैं, आर्टरीज हैं, ठीक है, नर्व्स वगैरह हैं, ये सब किस में होती हैं, सब म्यूकोसल जो लेयर होती है उसमें होती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। या और हाँ रिवीजन करते रहना सही ढंग से। इन डिओडिनम ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा। ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो जो ये दिया है ना सब म्यूकोसल ग्लैंड्स, इसको अगर हम देखें जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सबम्यूकोसल ग्लैंड्स में कुछ जैसे डिओडिनम होता है, तो डिओडिनम में कुछ ग्लैंड्स होती हैं सबम्यूकोसल लेयर में। डिओडिनम यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का एक भाग होता है, सबसे स्टार्टिंग वाला जो पोर्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिओडिनम। तो डिओडिनम, जेजुनम एंड इलियम, तो डिओडिनम में कुछ ग्लैंड्स होती हैं सबम्यूकोसल लेयर में, ठीक है, उसको हम लोग ब्रूनर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो हम लोग आगे अभी हम लोग देखेंगे, ब्रूनर्स ग्लैंड, ठीक। तो वहां पर जो सबम्यूकोसल लेयर में जो ग्लैंड्स होती हैं, ये कुछ ग्लैंड्स हैं सबम्यूकोसल लेयर में, ठीक है।
तो इन ड्यूडेनम ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा। तो और ये जो ग्लैंड्स होती हैं ये एंजाइम सिक्रीट करती हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट, द इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग द ल्यूमेन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज द म्यूकोसा। ये जो पोर्शन होता है ये होता है म्यूकोसा, जो सबसे अंदर का होता है। और ये जो म्यूकोसल लेयर होती है यहाँ पर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का मतलब जो उंगलियों जैसे शेप्स होते हैं ना, जैसे ये हैं, ये फोल्डिंग्स, ये ऐसी 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 जो फोल्डिंग्स दी है, ये फोल्डिंग्स जो होती हैं इसको हम लोग बोलते हैं विलाई। और ये यहाँ पर तुमको अच्छे से दी गई है, जस्ट लाइक दैट। ये जो है ना, ये विलाई, ये चीज, ये जो फोल्डिंग्स होती हैं इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक। तो दिस लेयर फॉर्म्स इरेगुलर फोल्ड्स या रूगी इन द स्टमक एंड स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स कॉल्ड विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जो स्टमक होता है उसमें इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूगे, स्टमक में। तो ये ऐसे बना लो, स्टमक में बोलते हैं रूगे, जो फोल्डिंग्स होती हैं। बाद बाकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें क्या बोलते हैं हम लोग, विलाई। तो दिस लेयर फॉर्म्स इरेगुलर फोल्ड्स रूगे इन द स्टमक एंड स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स इन विलाई, यानी कि विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ द सेल्स लाइनिंग द विलाई प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस कॉल्ड माइक्रोविलस गिविंग अ ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। अब ये जो ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस होता है इसका मतलब क्या होता है कि जहां पर जैसे कोई जो माइक्रोविलस होते हैं, विलाई के अंदर जो माइक्रोविलस होते हैं, वो ये जो पोर्शन दिया है एक्चुअली, तो ये तो हमारा विलाई होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है ये हमारा विलाई होता है। अब ये विलाई जो होता है वहां पर ये कुछ माइक्रोविलस होते हैं, ठीक है, ये छोटे 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 ये जो ये दिए हैं, जिनको जो ब्रश बॉर्डर्स होते हैं, एक्चुअली इनको ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो माइक्रोविलस होते हैं वो एक तो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स के बने होते हैं, ठीक है, या तो फिर सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स के बने होते हैं जो इसको ऐसी अपीयरेंस देते हैं जैसा ये फिगर में दिया है। अपीयरेंस यानी कि ऐसे दिखाने के लिए या दिखाने के लिए हम लोगों जो ग्लैंड्स जो सेल्स होती हैं, तो माइक्रोविलस जो होती हैं, जो माइक्रोविलाई होती हैं, वो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम या सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम सेल्स की बनी होती हैं। तो सिंपल क्यूबॉइडल या सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स की बनी होती हैं, ठीक। जो इसको जो माइक्रोविलस होती है उसको कैसा अपीयरेंस देती हैं, ब्रश बॉर्डर जैसा, ठीक है। नाउ दीज मॉडिफिकेशंस इंक्रीज द सरफेस एरिया इनॉर्मसली। अब कहने का मतलब होता है कि सपोज ये जो विलस वाला पोर्शन है, तो मानो हमारे पास एक कोई सिंपल स्ट्रिंग है, रस्सी है 3 मीटर की, ठीक है। अब इस रस्सी को अगर तुम ऐसे 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 मोड़ दोगे तो हो सकता है कि वो 3-4 फोल्डिंग्स में ही 3 मीटर आ जाए। तो पहले सरफेस एरिया इतना था, यानी कि देखा जाए तो अगर सीधी रस्सी कर दो तो 3 मीटर की थोड़ी लंबी लंबी स्पेस ज़्यादा कवर करेगी, जब मैंने फोल्ड कर दिया तो स्पेस उतना ही कम कवर कर रही है। तो ये जो फोल्डिंग्स ऐसी होती हैं हमारे म्यूकोसा में, ये क्या करती हैं, इंक्रीज कर देती है हमारे एब्जॉर्प्शन को। कि जैसे हमारा जो खाना है, तो खाना जो हमारा टूटा, ब्रेक डाउन किया स्टमक में, उसके बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो रिलीज किए हमारे पास क्या, इन न्यूट्रिएंट्स जो रिलीज किए, फैट्स, कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी, कार्बोहाइड्रेट्स, तो फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जो चीज़ रिलीज की वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके, हमारा जो एरिया है वो, हमारा जो एब्जॉर्प्शन का एरिया है वो बढ़ जाए, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ जाए, अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो, ठीक है। इसलिए ये फोल्डिंग्स होती हैं वो सरफेस एरिया, जो एब्जॉर्प्शन का एरिया होता है वो बढ़ा देती हैं, कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी जो बॉडी है, जो हमने खाने से न्यूट्रिएंट्स लिए, वो जो विलस होती हैं वहाँ पर आराम से अंदर चला जाए। अब ये जो विलाई है, ठीक है, यहाँ अंदर से जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या जो न्यूट्रिएंट्स हमारी विलाई के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पर ये देखो तुम रेड पोर्शन और ये ब्लू पोर्शन देख रहे हो, ये है आर्टरीज और वेन्स। तो यहाँ से जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्लड में चले जाएंगे और ब्लड से पूरी बॉडी में चले जाएंगे, ठीक है। अब ये कई लोगों को लैक्टियल में बड़ी प्रॉब्लम होती है कि लैक्टियल्स एक्चुअली क्या होता है।
तो जो लैक्टियल्स होते हैं ये फैट्स या लिपिड्स जो होते हैं, ठीक है, वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से या जो विलस से, जो लैक्टियल्स होते हैं। तो विलस आर सप्लाइड विद नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड लार्ज लिम्फ वेसल्स कॉल्ड द लैक्टियल्स। तो जो विलस है, जो विलाई है, एक ये जो विलाई है एक्चुअली, ठीक है, इसमें हम लोगों ने ये कैपिलरीज भी देख ली, यानी कि आर्टरीज और वीन्स भी देख ली, ठीक है, वो और ये आर्टरीज और वीन्स के बीच में जो होता है वो होता है कैपिलरी, कैपिलरीज भी देख ली, लैक्टियल्स भी देख ली, लैक्टियल का हम लोगों ने वर्क भी देख लिया, ठीक है। नाउ म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल्स विच सिक्रेट म्यूकस दैट हेल्प इन लुब्रिकेशन। म्यूकस यानी कि सपोज अगर हम देखें तो ये जो म्यूकोसा है सबसे अंदर की जो लेयर है, ये यहाँ पर म्यूकोसल ग्लैंड्स होती है जो म्यूकस सिक्रेट करती है, और म्यूकस जो होता है वो जस्ट लाइक गम जैसा एक सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसको चिकना रखती है, जिससे फूड जो है वो आसानी से पास आउट हो सके, ठीक है। Now mucosa also forms glands in the stomach, gastric glands, and crypts in between the bases of villus in intestine, just crypts of lubricant, all the 4 layers, so modification in different parts of alimentary canal. कहने का मतलब ये है कि mucosa also forms glands in stomach. तो स्टमक में अभी हम लोग आगे देखेंगे कि स्टमक में बहुत सारे जो ग्लैंड्स होते हैं, स्टमक जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं, ठीक है, वहाँ पर, तो वहाँ पर जो ग्लैंड्स होते हैं तो वो म्यूकोसा में ही होते हैं। तो म्यूकोसल जो लेयर होती है वहाँ पर कुछ ग्लैंड्स के सिक्रेशंस होते हैं, वो डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। उसके बाद लिखा है एंड क्रिप्ट्स इन बिटवीन द बेसिस ऑफ विलस। तो यहाँ जो एक्चुअली जो क्रिप्ट का मतलब होता है, जो विलस होता है उसके पोर्शन का जो एरिया होता है, ये वाला जो क्रिप्ट्स होते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लीवर कोन। तो वो क्या, इनका काम जो होता है, उनका काम होता है जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है उसको सिक्रीट करना, ठीक है, और इनका एक और काम होता है कि जो ओल्ड सेल्स होते हैं उनको रिप्लेस करने के लिए न्यू सेल्स फॉर्मेशन करना या नई सेल्स बनाना, ये क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कोन का काम होता है। लेकिन एक्चुअली यहाँ लिखा हुआ नहीं है, तो आई होप ये नीट में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अगर लिख लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। नाउ ऑल द 4 लेयर्स ऑफ मॉडिफिकेशन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। हम लोगों ने देखा कि सभी पूरी की पूरी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो एक जैसी नहीं होती है। जैसे स्टमक में ही देख लो कि ये ऑब्लिक लेयर बीच में घुस गई थी, ठीक है, तो ये ऑब्लिक लेयर जो थी वहाँ पर एक एक्स्ट्रा लेयर आ गई, ठीक है। तो पूरे एलिमेंट्री कैनाल में जो बेसिकली 4 लेयर्स तो रहेंगी, सेरोसा, मस्कुलस, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा, बाद बाकी सभी एक जैसे बिहेव नहीं करेंगी, बस, ठीक है। तो ये हम लोगों का 16.1.1 जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अगर हम बात कर लें, कुछ क्वेश्चंस देख लें, तो अब हम लोग बात करें एग्जाम्पल की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर इंटेस्टाइनल विलस? दे प्रोसेस माइक्रोविलाई, बिल्कुल सही। दे इंक्रीज द सरफेस एरिया, बिल्कुल सही। दे आर सप्लाइड विद कैपिलरीज एंड लैक्टियल्स, हम लोगों ने देखा ही था कि इसके बीच में यहाँ पर आर्टरीज, वीन्स वगैरह थी और कैपिलरीज भी थी। नाउ दे ओनली पार्टिसिपेट इन डाइजेशन ऑफ फैट्स, गलत है, कि जो विलस होती हैं वो, ये उनका काम तो एक्चुअली जो सरफेस एरिया का एब्जॉर्प्शन होता है उसका बढ़ाना, जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन का होता है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन होता है उसका एरिया बढ़ाना होता है। लेकिन जो विलस होती हैं वो कभी भी फैट के डाइजेशन में हेल्प नहीं करती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट ओपन्स इनटू द डिओडिनम एंड कैरीज बाइल, गलत। पेनक्रियाटिक जूस, गलत। बोथ बाइल एंड पेनक्रियाटिक जूस। हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, हाँ ये सही है। हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट की अगर हम बात करें, ओ ये सॉरी, ये हम लोगों का उसमें था, चलो फिर भी हम लोग देख लें, फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। हेपेटो, जहां पर ये वर्ड आ जाए हेपेटो, इसका मतलब होता है लीवर, हेपेटिक, ठीक है। और पेनक्रियास का मतलब तो फिर पेनक्रियास ही होता है, वो पत्ती जैसा होता है,
है ना। हेपेटोपेनक्रेटिक डक्ट जो होता है, तो पेनक्रेटिक जूस भी हो गया क्योंकि कॉमन डक्ट है, और लीवर की जो डक्ट होती है, जो कॉमन बाइल डक्ट होती है, वो भी आ गई। तो बाइल और पेनक्रेटिक जूस दोनों होगा, तो इसका सी हो जाएगा। नाउ ये तो खैर अलग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेशन में डायरिया भी होता है, जॉन्डिस भी होता है, डिसेंट्री भी डाइजेशन से रिलेटेड ही, केवल ये टिटेनस है जो लोहा वगैरह या कोई घाव वगैरह हो जाता है तब हमको होता है, तो इसका ए होगा। लेकिन फिर भी ये हम लोगों का वैसा था जो हम लोगों ने अभी डिस्कस नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें ये फिफ्थ, तो ये मैचिंग वाला पोर्शन है। तो मैचिंग में अगर हम देखें जैसे बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ फूड, तो इसका हो जाएगा, क्योंकि डाइजेशन में तो सिंपल सब्सटेंस में हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हम लोग देख लें तो एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटिव ग्लैंड्स होते हैं। जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, स्टमक एनसीईआरटी से सीधा रिलेट करता है। थैकोडोंट जो होता है वो डेंटिशन, जो जॉ बोन्स होते हैं उसमें जो दांत हमारे सांचे में ढले हुए होते हैं, हम लोगों ने क्लियरली अभी डिस्कस किया था, एम्बेडेड इन जॉ बोन्स। नाउ सेरोसा इज द आउटर वॉल ऑफ विसरल ऑर्गन्स। सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। म्यूकोसा जो होती है वो सबसे अंदर की होती है ना, और जो सेरोसा होती है वो सबसे बाहर की लेयर होती है, ठीक। तो सेरोसा, फिर मस्कुलरिस होती है, फिर सबम्यूकोसा और फिर म्यूकोसा होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डियोडिनम जो है वो एक्चुअली, जो डियोडिनम होता है वो सी शेप्ड का दिया था, या कहीं कहीं यू शेप्ड का भी होता है। एपिग्लोटिस एक कार्टिलेजिनस फ्लैप है जो ये सुनिश्चित करता है कि हम जब सांस ले रहे हो तो निगल ना रहे हो, जो निगल रहे हो तो सांस ना ले रहे हो, ठीक है। एक ढक्कन की तरह बिहेव करता है बेसिकली ट्रैकिया और ईसोफेगस के लिए। ग्लॉटिस हमारी जो विंड पाइप की जो ओपनिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ग्लॉटिस। नाउ सीकम एक स्मॉल ब्लाइंड सेक, तो इसका सी हो गया, ठीक है। नाउ सेवेंथ हम लोगों ने अभी डिस्कस किया नहीं है, एट्थ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो एट्थ में आप देखें तो वे बहुत सिंपल है, 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक, ये भी हो गया, एट्थ हो गया। लीवर हम लोगों ने अभी डिस्कस नहीं किया। अब हम लोग सेकेंड की अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन नंबर फूड मिक्सेस, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, थर्ड भी नहीं, फोर्थ भी नहीं, फिफ्थ, सिक्स्थ। व्हाट डू वी कॉल द टाइप ऑफ टीथ अटैचमेंट टू जॉ बोन्स, बार बार आ रहा है ये हम लोगों का, अभी ऑप्शनल उसमें भी आया था, ये जो ऑप्शनल था उसमें भी सभी लोगों को पता है कि जो सॉकेट्स होते हैं, ठीक है, वहां पर कौन सा डेंटिशन होता है, थैकोडोंट, इन विच जो सभी के सभी जो टूथ होते हैं वो जॉ बोन्स में सॉकेट की तरह जो फंस जाता है, ठीक है। स्टमक इज लोकेटेड इन अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, ये लोकेशन बहुत जरूरी है, ये लोकेशन याद रखना। एंड हैज 3 मेजर पार्ट्स, उन्होंने कहा था आएगा भाई मेरे, कार्डियक, फंडस एंड द नेक्स्ट वन इज पाइलोरिक, ठीक, ये भी हो गया हमारा। डज गॉल ब्लैडर मेक बाइल, हाँ ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि जो गॉल ब्लैडर होता है वो पित्त बनाता है, एक्चुअली जो बाइल होता है वो गॉल ब्लैडर कभी नहीं बनाता, वो लीवर बनाता है। बाइल का काम जो होता है, जो गॉल ब्लैडर का काम होता है उसका काम केवल बाइल स्टोरेज का होता है, या बाइल को कंसंट्रेट करना। बाइल कभी भी गॉल ब्लैडर नहीं बनाता, बाइल हमेशा लीवर बनाता है, गॉल ब्लैडर केवल उसको स्टोर करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये याद रखना,
ठीक है, लेकिन हम लोगों का भी था नहीं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। 9th हम लोगों के में नहीं है अभी, बाद बाकी। अब हम लोग बात करें शॉर्ट आंसर्स में, तो क्वेश्चन नंबर, ये भी नहीं पेनक्रियास, ये भी नहीं पेनक्रियास, हम लोग अभी देखेंगे अगले उसमें। एब्जॉर्ब फॉर्म ऑफ, ये भी हम लोगों ने भी डिस्कस नहीं किया। लिस्ट द ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल एंड नेम द मेजर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब एलिमेंट्री कैनाल की अगर हम बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल पहले जो बक्कल कैविटी थी, ठीक है, तो माउथ में जो बक्कल कैविटी थी वहाँ खुली, ठीक है, बक्कल कैविटी से हमारे पास गई फिर नेक्स्ट फेरिंग्स में, फेरिंग्स से फिर ईसोफेगस में, फिर ईसोफेगस से गया फिर स्टमक में, स्टमक से गया स्मॉल इंटेस्टाइन के फिर गया लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन फर्दर एनस से पास आउट हो गया, ठीक है। तो ये है हमारा एलिमेंट्री कैनाल का जो पैसेज है, फूड पैसेज है। नेक्स्ट उसमें लिखा है नेम द मेजर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स विद देयर लोकेशंस। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो जैसे बक्कल कैविटी, तो बक्कल कैविटी में अगर हम बात करें तो बक्कल कैविटी में जो सलाइवा सेक्रेट होता है तो सेलेब्री ग्लैंड्स होती हैं, तो सेलेब्री ग्लैंड्स में पैरोटिड जो हमारे गाल के पास होती है, ठीक। नेक्स्ट है सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर, ठीक है, तो जो हमारा होता है लोअर जब निचला जो जबड़ा होता है ना वहाँ पे। और नेक्स्ट है हमारे पास सब लिंगुअल। एक लिंगुअल वर्ड जो है ना वो टोंग से रिलेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लीवर भी है जो ग्लैंड्स का सिक्रेशन होता है, प्लस पेनक्रियास भी हम लोग कह सकते हैं क्योंकि पेनक्रियास का भी सिक्रेशन जो होता है वो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। बाद बाकी जो क्वेश्चंस हैं ये हम लोगों ने जो डिस्कस कर लिए, ये जो हम लोगों ने अभी जो टॉपिक डिस्कस किया है उससे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस थे। नाउ और देख लें, डाइजेशन ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब हम लोग बात कर लें, डिस्कस कर लें एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस। अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। वाई आर विलाई प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन एंड नोट इन द स्टमक? क्योंकि स्टमक में जो फूड होता है वो ब्रेक डाउन करता है, टूटता है, वहां पे फूड का न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन होता है केवल स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसीलिए जो विलाई होते हैं वो केवल और केवल स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, स्टमक में नहीं होते, क्योंकि स्टमक में कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता है न्यूट्रिएंट का, इसलिए विलस वहां नहीं होते। और विलस का काम ही होता है प्राइमरली, मुख्यतः न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। नाउ थर्ड अगर हम देखें, व्हाट आर द बेसिक लेयर्स ऑफ वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल? तो सेरोसा, मस्कुलरिस, submucosa and the next one is mucosa, ठीक। ये हो गया हमारे पास डेंटल फार्मूला। ये फोर्थ नहीं, फिफ्थ नहीं, सिक्स्थ। डेंटल फार्मूला की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने उसमें भी देखा 2123 अपॉन 2123, ठीक है। ये डेंटल फार्मूला, ये उसमें भी क्वेश्चन था और ये इंपॉर्टेंट भी है, शायद ही कि कोई मेडिकल एग्जाम ऐसा हो जिसमें ये आया ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है फिर हमारे पास थर्ड थैकोडोंट। कितनी बार आया अभी? पहले भी समझाया, उसमें भी आया, इसमें जो एग्जाम्पलर था उसमें 2 बार आया, ठीक है। तो थैकोडोंट की अगर हम बात करें तो जो दांत होते हैं वो सांचों में सांचे जो होते हैं उसमें फिक्स जैसे हो जाते हैं, तो वो तो डेंटिशन होता है थैकोडोंट। डाइफियोडोंट यानी कि डाई का मतलब दो प्रकार के डेंटिशन, एक तो मिल्क टीथ या टेम्पररी टीथ या डेसिडुअस टीथ, एंड द नेक्स्ट वन इज एडल्ट टीथ। ये हम लोगों का आज का पोर्शन हो गया कंप्लीट। आई होप समझ में आया होगा, और समझ में ना आया हो तो प्लीज कमेंट करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर द मोर वीडियोस। थैंक यू।